गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि हिंदी साहित्य का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर मैराथन क्लास चल रहा है उसका अब तक जो है हम पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। कल हमने 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए थे। आज पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। और उससे भी पहले हमने जो विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षाएं हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ, हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस किए हैं और अब तक जो है हमने 9000 प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, पद्मावत का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुतुम्बन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1565 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्टि मार्गीय भक्ति। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलुकदास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कबीरदास किसके शिष्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीरदास किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शेख तक्की के शिष्य कौन है? शेख तक्की। तो शेख तक्की के शिष्य माने जाते हैं कबीरदास। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदायन किस लेखक की रचना है? चंदायन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्लोल। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा के मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि रामायण। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जानकी हरण का रचयिता कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमारदास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादू पंथ। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और कई बार जो है यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरदास जो हैं ये किस पंथ के कवि माने जाते हैं? तो ये है दादू पंथ के। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामलला नहछू किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामंग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निम्बार्क संप्रदाय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास की भक्ति जो है किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दास्य भाव। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। 117, भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागवत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तन को कहा सिकरी सो काम, किस कवि की पंक्ति है? तो भक्तन को कहा सिकरी सो काम, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागवत पुराण। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा कवि जो है वो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशव दास। केशव दास जो हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास ये जो है अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विनय पत्रिका जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास की किस रचना की गणना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो केशव दास की किस रचना की गणना जो है वो लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवि प्रिया। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोकुलनाथ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ मुख्यतः कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 84 वैष्णव की वार्ता। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि नामदेव का संबंध जो है वो किस प्रवृत्ति से है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्गुणवाद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परहित
सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संत काव्य। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भक्तिकाल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूफी काव्य। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या लकुटी इस पंक्ति के लेखक कौन है? किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसखान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत जो है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मीराबाई की भक्ति जो है ये किस भाव की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य भाव। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साख्य और वात्सल्य भाव जो है ये सूरदास का माना जाता है और दास्य भाव जो है ये तुलसीदास का। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना में से लिया गया है? तो जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनय पत्रिका। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस कवि को जो है ब्रज कोकिल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्यनारायण कविरत्न। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत काव्य में सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संत साहित्य के अंतर्गत सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुंदरदास जो हैं ये संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित और शिक्षित कवि हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुल्हन गावहू मंगलाचार पद किसके द्वारा रचित है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो श्रृंगार काल किसने कहा था रीतिकाल को? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केशवदास। केशवदास जो है इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के कवि
रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। खास करके राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये किसने कहा है? ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिखारी दास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो मतिराम की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है, ललित ललाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोही तो मोरे कवित बनावत के कवि कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुजान सागर के लेखक कौन है? तो ये लिखा है घनानंद ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सुजान चरित के लेखक कौन है? तो वो है सुदन। और सुजान सागर के लेखक कौन है? तो वो है घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कविकुल कल्पतरु के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुमुक्त कवि इनमें से कौन है? तो निम्नलिखित में से ऋतुमुक्त कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवर एक बार। तो ये पंक्ति किसने लिखा है? ये दोहे किसके हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ छंद विवेचन से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ जो है वह छंद विवेचन से संबंधित नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विरह वारिस। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयता योग है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋतुकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो ये किसने लिखा है? तंत्रीनाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है या किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः ऋतुकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऋतु वर्णन के लिए विशेषतः ऋतुकाल का कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। तो आपका डी, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छंद प्रेम का निबंध गायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलम। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर,
इस उक्ति को किस कवि की रचनाओं ने चरितार्थ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतिराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मतिराम की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसराज। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ किस कवि का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो काव्य निर्णय ग्रंथ जो है किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भिखारी दास। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहारी सतसई के अंतर्गत कितने दोहे आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 713। तो 713 दोहे आते हैं बिहारी सतसई में। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि बिहारी जो हैं ये किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये हैं जयसिंह। याद किया, राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे बिहारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेय पदों की रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो गेय पदों के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरसागर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। काव्य की रीति सिखियो सुकविनः सो, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतुकाल का समय क्या है या सीमांकन क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऋतुकाल का समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1643 से 1843 ईस्वी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतुकाल का समय माना है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन ग्रंथों में सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन ग्रंथों में से सिद्धांत निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वक्रोक्ति जीवितम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूषण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि ऋतुकाल के अंतर्गत कौन से एक कवि जो हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं या जिन्होंने जो है वीर रस आधारित रचनाएं लिखी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूषण। ठीक याद किया, भूषण जो हैं ये एकमात्र ऋतुकाल में वीर रस पर रचनाएं लिखते थे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। शिवा बावनी के साथ उन्होंने जो है छत्रसाल शतक लिखा है। ठीक याद किया, छत्रसाल शतक। और शिवराज भूषण भी लिखा है इन्होंने। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जो है ऋतुकाल को अलंकृत काल कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधु। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो हैं ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने जो है ऋतुकाल को अलंकृत काल नाम दिया था। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्कनामा किसकी कृति है? बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोधा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि ऋतुबद्ध काव्यधारा से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वो ऋतुबद्ध काव्यधारा से संबंधित या ऋतुबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहारी। ठीक याद किया, बिहारी जो है ये ऋतुबद्ध नहीं ऋतुसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी जानना आवश्यक है कि बिहारी जो हैं ये ऋतुसिद्ध के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजही कविता बनिता मित।
ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशव दास। तो केशव दास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किस कवि ने जो है सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल कवि। लाल कवि जो है इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। बाकी मतिराम ने सतसई की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। वृंद कवि ने भी सतसई की रचना की है, ये बिल्कुल सही है। और बिहारी ने भी सतसई की रचना की है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? तो किस कवि की कविता को जो है नावक के तीर कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहारी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो छत्र प्रकाश जो है किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल कवि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये किसने लिखा है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देव। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देव कवि। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाथा सप्तसती। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? तो कुंदन को रंग फीको लगे, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतिराम। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, ये पंक्ति किसकी है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मेरो तो गिरधर गोपाल, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवितावली के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवितावली के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुनः जागरण काल। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को किन दो खंडों में बांटा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ली है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक युग में किस कवि की जगह जो है खड़ी बोली ने ले ली? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? तो आधुनिक काल के द्वितीय चरण को जो है किस काल की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुधार काल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? तो आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
1850 ईस्वी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है आधुनिक साहित्य? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय चेतना। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिक काल में जो है कौन सी प्रवृत्ति शामिल हुई थी? तो वो है राष्ट्रीय चेतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव सिंह सरोज, याद किया। शिव सिंह सरोज जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ माना जाता है, शिव सिंह सरोज। ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में वो कौन सा ग्रंथ है जो कि पहली बार हिंदी भाषा में लिखा गया था? तो वो है शिव सिंह सरोज। रामकुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तैयार किया। आलोचनात्मक इतिहास उन्होंने लिखा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये 3 ग्रंथ लिखे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु मंडल के कवियों में से इनमें से कौन कवि सम्मिलित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु मंडल के कवियों में से इनमें से कौन कवि जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीधर पाठक। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिया राम शरण गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावस पचासा तथा सुकवि सतसई का रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पावस पचासा और सुकवि सतसई का रचयिता कौन है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा कवि जो है वो 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य विजय का रचयिता कौन है? मौर्य विजय, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिया राम शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवयित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किस कवयित्री को जो है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को जो है
हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा गया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इनको जो है आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है, ठीक है रखिएगा, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि ये किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से किस रचनाकार की गणना जो है छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामा किस रचनाकार की कृति मानी जाती है? तो यामा जो है ये किस रचनाकार की कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। और इनको जो है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को। तो ये भी जानना आवश्यक है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियाँ हैं? तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। आज पार्ट 2 जो है यहाँ पे समाप्त हुआ और ऐसे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके हम संपूर्ण जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज हमने शुरू की है इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।